हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो स्पेशली क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए होने वाला है। अब काफ़ी टाइम से मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया आप क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, कि समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसको पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कि आप लास्ट टाइम टिप्स बता दीजिए, बोर्ड के एग्जाम सर पर हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लीजिए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन जो आप फेस कर रहे हैं, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आपको जो क्लास 12th के जितने भी चैप्टर हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें जितने भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं अपने लेक्चर के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? तो बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे लेक्चर को देखिए। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है? तो मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने इस लेक्चर को। तो बच्चों देखो, इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि अगर मेरे पास 1% सॉल्यूशन है, किसका, सॉल्यूट एक्स का दे रखा है। अगर वो आइसोटोनिक है, किसके साथ, विद द 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज के साथ। यानी कि यहाँ पर क्या गिवन है, मेरे पास 1% सॉल्यूशन दे रखा है मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एक्स। ठीक है? वो दे रखा है। और मेरे पास क्या है, 6% ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मेरे पास ऑफ सुक्रोज का। ठीक है? तो बच्चों, मैं इसको मान लेता हूँ सॉल्यूशन ए और इसको मान लेता हूँ सॉल्यूशन बी। ठीक है ना? तो बच्चों, इसमें आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझने की कोशिश करिए। तो देखो, जब मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए जब मेरे पास बराबर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, जब मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना, जब ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाती है, तब मैं इन दोनों को बोल सकता हूँ कि ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं पाई से डिनोट करता हूँ। इक्वल्स टू ये क्या होता है, ये होता है सी, यानी कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या होती है, ये होती है मेरे पास कंसंट्रेशन। ठीक है? जो कि किसमें होती है, रिप्रेजेंट की जाती है मोलरिटी में। किसमें? मोलरिटी में। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है मेरे पास, टेम्परेचर होता है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर मेरे पास दे रखा है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो मैं रख सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी। ये मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ से मैं सिंपल फॉर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। तो देखो ये चीज तो कट जाएगी, कॉमन है। तो यहाँ से मेरे पास सिंपल वे में एक इक्वेशन क्या बनेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर जो मोलरिटी होती है, जो मोलरिटी होती है मेरे पास, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको इसे रख सकता हूँ। तो यहाँ से और सिंपल वे में किसको कैसे करूँ, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो देखो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो सेम रहेगा, तो वो कट जाएगा। यानी कि मेरे पास जो और सिंपल फॉर्म में आया वो आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज समझ में आई मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास अब देखो फाइनल टर्म में क्या आ गया, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, और मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालता हूँ, कि गिवन मास कितना है और मेरे पास मोलर मास से उसको डिवाइड करता हूँ। तो देखो यहाँ पर देखो इस चीज को एनालाइज करते हैं, कि जब मेरे पास सॉल्यूशन एक्स है, उसका 1% सॉल्यूशन दे रखा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो मास हो जाएगा, मास जो गिवन हो जाएगा ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट एक्स का,
सॉल्यूट एक्स का वो कितना हो जाएगा, वो 1 ग्राम हो जाएगा। और जो मेरे पास मास हो जाएगा, मास गिवन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास कितना, 6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास ये चीज निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इक्वेशन इक्वेट कर सकता हूँ कि 1/x, अब x क्या हो जाएगा, मैंने मोलर मास मान लिया, मोलर मास। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, गिवन मास इसका, ये किसके लिए था, ये था मेरे पास सॉल्यूशन ए के लिए, x के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 अपॉन सुक्रोज का कितना दे रखा है, 342। तो यहाँ से x जो हो जाएगा मेरे पास मोलर मास, वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा 342 डिवाइडेड बाई। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये आ गया, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना वो आ जाएगी, तो ये आ जाएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इसको, तो 57 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मोलर मास आएगा ना निकल के, ठीक है, जो सॉल्यूट एक्स का, वो कितना आ जाएगा, 57 ग्राम पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फिनोल मेरा डाइमराइज कर रहा है बेंजीन के अंदर, और उसका वेंटो फैक्टर दे रखा है 0.54। अब हमसे क्या बताना है, उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है। तो देखो बच्चों, गिवन क्या क्या है मेरे पास, जो गिवन जो दे रखा है मेरे पास, गिवन क्या दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है कि मेरे पास फिनोल डाइमराइज कर रहा है। फिनोल क्या कर रहा है, जब मैं उसको बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर डाल रहा हूँ, यानी बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर जब मैं उसको डाल रहा हूँ, तो ये डाइमराइज कर जा रहा है। ठीक है, डाइमराइज कर रहा है। ठीक है ना। और ये मेरे पास और क्या दे रखा है मेरे पास, बाइंड ऑफ फैक्टर देखा है, यानी आई कितना दे रखा है, 0.54 दे रखा है मेरे पास, ये बाइंड ऑफ फैक्टर होता है। अब मुझसे अल्फा की वैल्यू पूछिए कि अल्फा कितना होगा, जो कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो बच्चों मैं इसको कुछ टाइम के लिए ए मान लेता हूँ। तो मेरे पास देखो, मैं क्या करूंगा, अगर डाइमराइज हो रहा है अगर ये, तो इसके दो मॉलिक्यूल होंगे फिनोल के, तभी तो डाइमराइज करेगा। तो मान के चला मैंने 2A है इसके, और ये मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर जब मैं इसको डालता हूँ, तो ये इस फॉर्म में जाएगा, डाइमराइज होगा A2 की फॉर्म में। तो मैं इसको सिंपल करता हूँ, सिंपल स्टोइकोमेट्री करूंगा, और सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। मान के चलिए कि मैंने इसके इनिशियली क्या ले लिया, इसके इनिशियली मैंने 1 मोल लिए। ठीक है, और तो इनिशियली इसका कुछ नहीं, अमाउंट कुछ नहीं बना होगा, इनिशियली तो डाइमराइज हुआ नहीं होगा। और अगर मान के चलो जब मैंने इसको बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो एट सम टाइम टी, सम टाइम टी पर यहाँ पर क्या होगा, इसके कुछ मोल्स बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर जाकर क्या हो रहे हैं, डाइमराइज हो रहे हैं। तो यहाँ से कुछ मोल्स डाइमराइज हो रहे हैं। तो मान के चलिए मैंने इनिशियली 1 मोल से, तो कुछ मोल जो डाइमराइज हो रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं एसोसिएशन के, वो अल्फा मान लिया मैंने। तो 1 में से अल्फा गए। अब देखो सिंपल सिंपल स्टोइकोमेट्री लगाता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर 2A है, यहाँ पर अगर 2 मॉलिक्यूल दे रखे मेरे पास फिनोल के, तो यहाँ पर डाइमराइज होकर एक डाइमर फॉर्म कर रहा है, सिर्फ एक, यानी 2 से 1 बन रहा है। तो एक से कितना बनेगा, हाफ बनेगा। तो अगर यहाँ से मेरे पास कितने एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स फिनोल के, अल्फा हो रहे हैं, तो यहाँ पर बनेंगे कितने, अल्फा/2 बनेंगे। सिंपल स्टोइकोमेट्री है बच्चों। अब देखो यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, जो वांट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, वो फैक्टर जो होता है, जिसको मैं आई से डिनोट करता हूँ, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, अपॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन के अंदर मोल रहेंगे, वो इतनी तो मोल रहेंगे मेरे पास, अब ये इतने मोल रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2। और इनिशियली मैंने कितने मोल्स लिए थे, वो कितने मोल्स लिए थे, मैंने 1 लिया था। तो आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से इतनी बन जाएगी। अगर मैं इसको सिंपल करूंगा, तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 1 - अल्फा/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फा/2 हो जाएगा। अब मैं इसको सिंपल करूंगा, तो देखो यहाँ पर सिंपल करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अल्फा/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - आई हो जाएगा। ठीक है। तो 1 में से अगर मैं 0.54 को अगर माइनस करता हूँ, तो अल्फा/2 कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के, अल्फा/2 कितना आ जाएगा निकल के, तो ये आ जाएगा 0.46 आ जाएगा निकल के।
और इसमें अल्फा की वैल्यू पूछी थी, अल्फा कितना आ जाएगा, 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास, तो वो आ जाएगा 0.92 आ जाएगा मेरे पास निकल के। तो जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए वो कितना होगा, वो 0.92 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास अल्फा इक्वल टू 0.92। तो आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें पूछा है कि अगर मेरे पास इथेनॉल है और एसीटोन है और मैं उसको मिक्स कर देता हूँ, तो मिक्स करने के बाद मेरे पास एजोटॉपिक मिक्सचर बनता है इसका। तो एजोटॉपिक मिक्सचर जो होगा वो किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, ठीक है ना। तो वो हमसे पूछा है। तो मेरे पास क्या है, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है, इथेनॉल मेरे पास। और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मान के चलिए एक बीकर में मेरे पास इथेनॉल दे रखा है, ठीक है ना। और एक बीकर में मेरे पास क्या दे रखा है, वो एक बीकर में दे रखा है मेरे पास एसीटोन, ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, जब मैंने इसको मिक्स कर दिया, जब मैंने इनका सॉल्यूशन बना दिया, मिक्सचर बना दिया, ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, इसको मिक्स कर दिया, अब मैंने इसका मिक्सचर बना दिया। अब इस मिक्सचर में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इथेनॉल भी होगा और मेरे पास क्या होगा, एसीटोन भी होगा, ठीक है। तो मेरे ये बनाने के बाद ये क्या बना, मेरे पास एजियोटॉपिक मिक्सचर बना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो बना, तो वो मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि डेविएशन जो होते हैं मेरे पास वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास क्या, पॉजिटिव डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ से। और एक होगा मेरे पास निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, ये बच्चों आपने पढ़ रखा होगा। तो देखो बच्चों, आप देखो इनिशियली अगर मेरे पास जो इथेनॉल था ना, अब देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास होता है C2H5OH। तो देखो जो, अब देखो जो सॉल्यूशन होगा ना मेरे पास इथेनॉल का, उसके अंदर क्या होंगी, यहाँ पर होंगी मेरे पास क्या, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, एच बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो और देखो किस तरीके से होगी, मान के चलो मेरे पास ये थी, ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ H हो जाएगा O, यहाँ C2H5, और इसी तरीके से मेरे पास H बॉन्डिंग चलती रहेगी। तो ये क्या बनी मेरे पास, H बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसमें, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, जब इसमें एसीटोन डाल दूंगा मैं, ठीक है, जब मैंने इसमें एसीटोन मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्सचर बना दिया एसीटोन डाल के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होने लगेगी। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, एच बॉन्डिंग जो हो जाएगी मेरे किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, वो वीक होने लगेगी, ठीक है, वो वीक होने लगेगी, वीक हो जाएगी, एच बॉन्डिंग जो होगी इथेनॉल के अंदर वो वीक होने लगेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, वॉल्यूम जो हो जाएगा मेरा यहाँ से, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और एच बॉन्डिंग क्या हो रही है, वीक हो रही है, तो ये मेरे पास कैसा डेविएशन दिखाएगा, ये दिखाएगा मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो यही मुझसे पूछा था कि किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, तो ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्स लॉ। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अगर एक सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ, अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें कि मेरे पास 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और मेरे पास 200 ग्राम क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है। अब मुझसे और मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरे पास दे रखा है कि वेपर प्रेशर जो है वो 31.84 मरकरी दे रखा है, अगर मेरे पास टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो मुझसे बोला है कि मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ सॉल्यूट का कितना होगा। तो देखो बच्चों जो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है कि अमाउंट, अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दे रखा है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्यूट दे रखा है मेरे पास, उसका कितना दे रखा है मेरे पास, 5 ग्राम दे रखा है। और मेरे पास क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर दे रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर दे रखा है,
अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना देखा, 200 ग्राम दे रखा है। और मुझसे पूछ और मुझे दे रखा है कि इट हैज़ अ वेपर, ठीक है, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर। अब देखो इसमें क्या हुआ मेरे पास, अब देखो ये था मेरे पास कुछ यहाँ पर वाटर था, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है, ठीक है। जब मेरे पास सिर्फ वाटर था तो तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, यानी कि जो प्योर वाटर था, प्योर वाटर एट 300 केल्विन, ठीक है, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, वेपर प्रेशर था उसका जो दे रखा है वो इक्वल्स टू था 32 mm ऑफ मरकरी, ऑफ मरकरी। और जब मैंने इसमें क्या काम करा, मैंने इसमें सॉल्यूट डाला, ठीक है। अब सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डालने के बाद मेरे पास ये एक सॉल्यूशन बना, ठीक है, मेरे पास क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया, जिसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास सॉल्यूट भी है, ठीक है, प्लस वाटर भी है, ठीक है ना बच्चों। तो तब मेरे पास यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन गया, ठीक है, वेपर प्रेशर जो बना बाद में, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर आफ्टर एडिंग सॉल्यूट इनटू वाटर, तो जो वाटर का जो वेपर प्रेशर बना जब मैंने सॉल्यूट डाला वो कितना बना, 31.84 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, ये बना मेरे पास। तो बच्चों यहाँ पर मेरे से पूछा मोलर मास क्या होगा, तो बच्चों जैसे कि आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों, ये पढ़ा होगा आपने, क्योंकि हमारी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ से मैं निकालूंगा, तो देखो यहाँ डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा मेरे पास पी नॉट माइनस पी आई, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया पी आई मान लिया इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरे पास। और मेरे पास पी नॉट क्या है, पी नॉट है मेरे पास प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का क्या है, वेपर प्रेशर है, बीपी वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बच्चों अब मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालूंगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ, कितना उसका मास गिवन है, मेरे पास इसका मास गिवन है 5, ठीक है, मेरे पास 5 है। और मेरे पास उसका मोलर मास तो मेरे को निकालना है, तो मोलर मास मैंने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये मोल्स आ गए किसके, ये मेरे पास मोल्स आ गए किसके निकल के, ये आ गए सॉल्यूट के। अब मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लूंगा। मोल्स ऑफ वाटर निकालने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 200/18 इसका मोलर मास होता है वाटर का, तो इसको मैं निकाल दिया तो मोल्स आ गए मेरे पास वाटर के। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन, मोल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, मोल्स, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो हम जो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं हम रिलेटिव लोइंग एंड वेपर प्रेशर का, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट हो। कैसा हो, जब मेरे पास सॉल्यूशन, अगर देखो यहाँ से मेरे पास ये बना ना, तो देखो यहाँ आगे बताता हूँ मैं आपको, मान के चलो डेल्टा पी अपॉन जो पी नॉट था इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ से मैं इसके मैंने मोल्स क्या मान लिया, इसके मैंने मोल्स मान लिए एन ए मान लिया, और इसके मोल्स मैंने क्या मान लिया, एन बी मान लिया। तो देखो ये एन ए अपॉन एन बी कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये लिख सकता हूँ, सही है ना बच्चों। तो मैंने ये लिख लिया, तो यहाँ पर देखो सारी चीज मेरे पास गिवन है, अब सिर्फ मेरे को वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो क्या दे रखा है, मेरे पास पी नॉट की भी वैल्यू है, पी नॉट कितना दे रखा है, 32 mm मरकरी दे रखा है। और मेरे पास पी आई भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 31 पॉइंट, कितना दे रखा है, 31.84 दे रखा है।
31.84 हो जाएगा mm। ठीक है, मरकरी दे रखा है। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करा मैंने 32 माइनस 31.84 अपॉन क्या हो जाएगा 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने रख दिया 5/x हो जाएगा। अपॉन इसके जो मोल्स आए कितना है, तो ये तो x है ना, मैंने इसको x मान लिया। अब यहाँ पर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं इसको, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200 अपॉन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा निकल के। अब यहाँ से मेरे को x निकालना है कि x कितना है, x क्या माना था मेरे पास, x था मेरे पास मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 5 इंटू 18, डिवाइड करूंगा मैं किससे 200 इंटू, अब देखो इसको मैं अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.16 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये आ जाएगा ना निकल के। अगर मैं इसको इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.16 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये हटा देता हूँ डेसिमल, तो यहाँ 20 लगा दूंगा ऊपर, तो देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है ना, तो यहाँ से ये चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स इक्वल टू क्या बचा 50, वो 5 इंटू 18 हुआ, ग्राम आ जाएगा मेरे पास, ग्राम पर मोल। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो 18 5 से कितने होते हैं 40, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 90। यानी कि जो मेरे पास मोलर मास निकल के आएगा वो कितना आएगा 90 ग्राम पर मोल, मेरे पास इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। ठीक है ना, तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो मोलर मास मुझसे पूछा है कितना हो जाएगा 90 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूट का। ठीक है ना, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो ये ना असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और खासकर बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप असर्शन रीजन को पढ़िए और इनको लिंक करना होता है। अगर आपने इसको लिंक करना सीख लिया तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें असर्शन दे रखा है कि मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरे पास इथेनॉल का वो ज्यादा होता है किससे, डाइमिथाइल ईथर से। हाँ ठीक है, तो असर्शन क्या दे रखा है मेरे पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरे पास, तो यहाँ पर बोला अकॉर्डिंग टू असर्शन, तो असर्शन के अकॉर्डिंग जो है मेरे पास, ठीक है, वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जो इथेनॉल है मेरे पास C2H5OH, ठीक है, उसका जो मैं बात करता हूँ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल वो ग्रेटर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर से, डाइमिथाइल ईथर से। डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये असर्शन दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है, रीजन क्या दे रखा है इसका। ठीक है, रीजन में क्या दे रखा है, रीजन में दे रखा है कि इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेयर इज इन डाइमिथाइल ईथर इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ सही बात है। तो यहाँ पर देखो असर्शन भी ठीक बोल रहा है कि हाँ जो इथेनॉल होते हैं उसका मल्टी वो जो इथेनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन डाइमिथाइल ईथर से। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, यानी असर्शन ठीक है। और मेरे पास रीजन भी ठीक दे रखा है। तो रीजन क्या दे रखा है, रीजन क्या बोला है कि इथेनॉल मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जो इथेनॉल होती है ना, जो इथेनॉल होती है उसके अंदर मेरे पास क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एच बॉन्डिंग होती है। जबकि मेरे पास जो डाइमिथाइल ईथर होता है, तो जो डाइमिथाइल डाइमिथाइल जो ईथर होता है उसमें मेरे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो एच बॉन्डिंग, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसका मतलब मेरे पास असर्शन भी ठीक दे रखा है और रीजन भी ठीक रखा है। ठीक है, तो बोथ बोथ असर्शन यानी ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों मेरे पास असर्शन एंड रीजन क्या है, करेक्ट है। एंड रीजन जो है आर इज बेस्ट explanation relation for assertion ए। ठीक है, ए, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कि दोनों ही मेरे पास असर्शन और रीजन क्या है, करेक्ट दे रखे हैं, और रीजन जो देखा है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखिए असर्शन के लिए। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, जबकि दोनों का देखो दोनों आइसोमर है, यानी दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दी डाइमिथाइल ईथर का। और ये हमारे पास रीजन दे रखा है, तो रीजन क्या हो गया, बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया असर्शन के लिए, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अस। तो बच्चों ये भी समझ। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो वेपर प्रेशर है ना मेरे पास सॉल्वेंट का 283 केल्विन पे, वो कितना दे रखा है 100 mm मरकरी दे रखा है। ठीक है, और वो पूछा है कि कैलकुलेट करो वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें कि क्या है मेरे पास 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, और इसमें क्या देखे 50 मोल्स दे रखे हैं सॉल्वेंट के। ठीक है, तो देखो इस बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। जो गिवन दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है वो कितना दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है 100 mm मरकरी दे रखा है। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है कि जब मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है जब मैंने उसमें क्या करा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला ए बी, ठीक है तब उसके पास जो वेपर प्रेशर आएगा वो कितना होगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। और दूसरी चीज रखी है कि जो सॉल्यूट जो स्ट्रॉन्ग जो मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, ठीक है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं उसके, वो दे रखे हैं 1 मोल, 1 मोल दे रखा है मेरे पास। और मेरे पास क्या दे रखे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी कितने दे रखे हैं 50 मोल्स दे रखे हैं इसके। तो बच्चों देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू आई। अब देखो यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई आई। और देखो इसी लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया था पहला, उसमें मेरे पास क्या गिवन था, उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस दे रखा था, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब यहाँ पर ये जो आई होता है ना ये होता है मेरे पास वेंट ऑफ फैक्टर होता है यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर होता है। और ये तब कब इंट्रोड्यूस होता है, ये तब इंट्रोड्यूस होता है जब कोई कंपाउंड मेरे पास एसोसिएट हो रहा हो या डिसोशिएट हो रहा हो। अगर जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है ना तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या होती है हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ये इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर है ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो देखो मोल्स फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 1 मोल दे रखा है, ठीक है सॉल्यूट के कितने मोल दे रखे हैं 1 मोल दे रखा है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 यानी टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 + 50 हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1 मोल, सॉल्वेंट के कितने 50 मोल, तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो 50 के कंपेरिजन में 1 मेरा नेग्लेजिबल है तो मैं इसको क्या कर दूंगा इग्नोर कर दूंगा। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/50, क्यों, क्योंकि देखो इसके कंपेरिजन में ये तो बहुत ही कम है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या बनेगा 1/50 इंटू आई। अब देखो आई कैसे निकालूंगा मैं, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि मेरे पास जो ए बी है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ए बी क्या है, ए बी इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा यानी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। जब मैं इसको डालूंगा तो ये ए प्लस और बी माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर मैंने इनिशियली इसका 1 मोल लिया, ठीक है अगर मैंने इनिशियली इसके 1 मोल लिए तो इसका 0 0 था। तो कुछ टाइम बाद एट सम टाइम टी टी पर क्या हो जाएगा इसके 0 मोल होंगे और इसके 1 1 हो जाएंगे। और आई किस तरीके से नोट करता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 और 1 + 2 हो जाएंगे। और इनिशियली मैंने कितने लिए थे, 1 लिए थे। तो आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास निकल के। तो आई इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ठीक है, अब देखो डेल्टा पी क्या था मेरे पास, एंड डेल्टा पी क्या था मेरे पास, वो था पी नॉट माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पर अभी पी नॉट क्या है मेरे पास, पी नॉट मैंने बताया था अभी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और पी क्या है मेरे पास, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लगा दूंगा। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यू दे रखी है, अब सब वैल्यू मेरे पास दे रखी है। अब देखो पी नोट कितना दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है 100 mm ऑफ मरकरी दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है, पी, पी निकलवा रहा है हमसे, तो सीधे सीधे रख सकते हैं पी नोट अपॉन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/50। और आई की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। और देखो ये पी नोट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। और पी नोट मेरे पास कितना दे रखा है, 100, वैल्यू पुट करी अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/25। ये 4 टाइम्स इसमें कैंसिल होगा। तो यहाँ से देखो मेरे पास 100 माइनस पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 96 mm मरकरी। ठीक है, अब यही मुझसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि प्रेशर मेरे पास, वेपर प्रेशर कितना होगा जब मैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूँ, तब मेरे पास उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, वो मुझे बताना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास निकल के आ गया कि जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 96 mm ऑफ मरकरी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो पूछा था कि इसमें बताओ कि मेरे पास इसका कैलकुलेट करो वेपर प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 96 mm मरकरी। ठीक है, यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें पूछा है कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो एसोसिएशन के अंदर वो जा रहा है, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो देखो बच्चों, जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है ना, वेंट ऑफ, जो मेरे पास फैक्टर होता है, ठीक है, तो देखो इसको ना मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको कि ये इक्वस टू वन होगा, इक्वस टू वन होगा व्हेन सब्सटेंस, ठीक है, नाइदर, नाइदर गो, नाइदर गो अंडर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन नॉर गो अंडर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। तो द वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1, जब सब्सटेंस ना ही तो वो डिसोसिएशन अंडर हो जाए और ना ही वो एसोसिएशन अंडर हुआ। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यानी आई, इसको आई से डिनोट करता हूँ ना मैं, तो आई की वैल्यू तो यहाँ बराबर 1 हो जाती है। और ये लेस देन हो जाती है 1 जब मेरे पास सब्सटेंस जाता है, सब्सटेंस, सब्सटेंस अंडरगो, अंडरगो एसोसिएशन। ठीक है ना, जब एसोसिएशन का अंडर हो जाता है तब मेरे पास इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है कब, जब मेरे पास सब्सटेंस क्या जाता है, सब्सटेंस अंडरगो, अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास अंडरगो जा रहा है किसके, एसोसिएशन के सॉल्वेंट के अंदर। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अगर वो दे रखी है मेरे पास, दो गैस दे रखी है, बोल रहा है कि अगर सेम टेम्परेचर दे रखा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, CO2 गैस जो होती है वो मोर सॉल्यूबल है इन वाटर देन O2 गैस के। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें के एच की वैल्यू किसकी हाइयर होगी। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि CO2 जो है, CO2 जो गैस है, इज मोर सॉल्यूबल, मोर सॉल्यूबल, सॉल्यूबल इन वाटर, इन वाटर, ठीक है, देन O2 गैस, देन O2 गैस। ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, देखो के एच क्या होता है, यहाँ पर ये होता है हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। और जो के एच की वैल्यू जो होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्युबिलिटी के, किसके, सॉल्युबिलिटी के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए कि के एच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी की। अगर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसकी के एच की वैल्यू कम होगी, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसकी के एच की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि अगर मेरे पास CO2 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है मेरे वाटर के अंदर, तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए, अगर ये ज्यादा सॉल्युबल है तो इसकी के एच की वैल्यू कम हो जाएगी O2 के लिए। तो जो वैल्यू, ठीक है, के एच is O2 is more than KH of CO2, ठीक है, KH of CO2, ठीक है, because CO2 is more soluble, more soluble in water, in water than O2 at same temperature। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एच की वैल्यू O2 के लिए ज्यादा हो जाएगी, O2 गैस के लिए क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि के एच फॉर O2 गैस, O2 गैस के लिए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के एच फॉर CO2 गैस के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा समझ में, आ गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि किसकी के एच की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, तो O2 गैस के लिए ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो लेस सॉल्यूबल है वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू CO2 गैस। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दे क्या रहता है। हमसे बोला है कि अगर मेरे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है किसी एक इलेक्ट्रोलाइट A2B3 का, और वो 60% आयनाइज हो रहा है, तो मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और उसको रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, उसको होता है डेल्टा टी ऑफ वी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, के वी इंटू एम, एम इंटू आई। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। यानी कि ये क्या होता है, टी बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, और ये टी वी नॉट क्या होता है मेरे पास, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना बच्चों, और के भी क्या होता है यहाँ पर, के भी होता है यहाँ पर, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम होती है मेरे पास मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी होती है, और आई क्या होता है, आई होता है मेरे पास वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, ये होता है। अब देखो हम मुझसे डाटा क्या क्या गिवन है, मेरे पास 1 मोलर दे रखा है, यानी कि 1 मोलर दे रखा है, यानी कि कुछ ये क्या दे रखी है, मोलालिटी दे रखी है मेरे पास। ठीक है, मोलालिटी दे रखी है। अब मुझसे बोल रहा है कि 60% आयनाइज हो रहा है। 60% आयनाइज होने का मतलब है कि अल्फा मेरे पास 0.6 दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है मेरे पास। अब देखो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान के चलो A2B3 है, और ये डिसोशिएट हो रहा है, तो डिसोशिएट होकर क्या देगा, 2A3 प्लस देगा, और प्लस क्या देगा, 3B2 माइनस देगा। तो देखो इनिशियली मेरे पास, ठीक है, यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इनिशियली मान के चलो मेरे पास इसके 1 मोल थे, तो यहाँ 0 और 0 होगा, यानी इनिशियली तो डिसोशिएट नहीं होगा। तो एट सम टाइम टी, सम टाइम टी के अंदर यहाँ से क्या होगा, माइनस कुछ अल्फा मेरे पास डिसोशिएट हुए होंगे इसके मॉलिक्यूल। और यहाँ से देखो कि 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो अल्फा मेरे मोल्स डिसोशिएट हुए हैं, तो कितने बने होंगे इसके,
2 अल्फा बनेंगे और यहाँ से इसके कितने बनेंगे, 3 अल्फा बनेंगे। तो देखो आई की वैल्यू क्या होती है, आई कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई क्या होती है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनिशियल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से देखो बच्चों आई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आई की वैल्यू देखो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। और इनिशियली मैंने कितने मोल्स माने थे, 1 आए थे, तो 1 माने थे तो वो ये आ जाएगा। तो अब इसको कैसे ले सकता हूँ, तो आई की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास यहाँ से कि 1 + 4 अल्फा आ जाएगी, ठीक है ना, 1 + 4 अल्फा आ जाएगी। और देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0.6 दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू अगर मेरे पास 0.6 दे रखी है तो देखो इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1 + 4 इंटू 0.6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करूंगा ना तो आई की वैल्यू 3.4 आ जाएगी मेरे पास, यानी जो वन ऑफ फैक्टर है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.4, यानी कि आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3.4 आ जाएगी मेरे पास आई की वैल्यू। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ सॉल्यूशन है क्या होगा, यानी कि मुझसे टी भी पूछा है, क्या पूछा है, टी भी पूछा है ये। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर दूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी वी माइनस टी नॉट बी इक्वल्स टू के बी, देखो मेरे पास गिवन है, के बी वाटर के लिए कितना दे रखा है, 0.52 दे रखा है, इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास, इनटू कितना आ जाएगा मेरा मोल, देखो मोलरिटी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और आई की वैल्यू मेरे पास कितना है, 3.4 आई निकल के, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, ठीक है, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, इसको रफ कर दूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर दिया। तो देखो जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, जिसमें कि मेरे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ हमें पता है 373 केल्विन होता है, समझ गए ना, 373 केल्विन होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं, और यही मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, टी नॉट बी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ 373 केल्विन इक्वल्स टू, और देखो यहाँ से भी ये केल्विन में निकल के आएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मल्टीप्लाई कितनी होगी यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसकी, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई यानी कि कितना दे रखा है, 3.4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, 0.52, यानी कितना हो जाएगा ये 1.768 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास टीवी क्या निकल के आ जाएगा, जब मैं इसमें 1.768 केल्विन प्लस कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, तो इक्वल्स टू प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, यानी कि अगर मैं यहीं प्लस कर देता हूँ 373, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 374.76 केल्विन मेरे पास इसमें आंसर आ जाएगा। तो मुझसे पूछा था कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन वो कितना होगा। तो देखो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ गया सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास सॉल्यूशन में कितना निकल के आ गया, वो निकल गया 374.76 केल्विन, ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको ये, तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो वेपर प्रेशर है ना ए का, ठीक है, वो कितना देगा, 75 mm दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और दे रखा है कि वेपर प्रेशर जो है बी का वो 25 mm मरकरी दे रखा है। अब बोला है कि अगर मैं ए एंड बी को मिक्स कर देता हूँ इस तरीके से कि जो मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शन आते हैं ए के वो कितने होने चाहिए, 0.4 होंगे। तो वो बोला है कि कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन बी के वेपर फेज के अंदर। तो बच्चों देखो जो गिवन है मेरे पास, गिवन क्या है, वो बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है मेरे पास ऑफ प्योर सब्सटेंस ए, प्योर सब्सटेंस ए, वो इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है 75 mm मरकरी दे रखा है। और जो वेपर प्रेशर मेरे पास क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस बी, सब्सटेंस
बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो 25 mm मरकरी देखा है। ठीक है, अब बच्चों मान के चलो मेरे पास सॉल्यूशन ये था ए, ठीक है, ये था मेरे पास ए, और मेरे पास था सॉल्यूशन बी। ठीक है, ये क्या था, सॉल्यूशन बी। ठीक है, अब जब मैंने इसको मिक्स कर दिया ना, जब मैंने इसको मिक्स करा तो मेरे पास एक मिक्सचर बना इन दोनों का। ठीक है, ये बना मेरे पास मिक्सचर, यहाँ पर ए प्लस बी होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास प्योर ए था। ठीक है, ये क्या था, प्योर ए, और ये क्या है मेरे पास, प्योर बी। और जब मैंने मिक्स किया तो ये मिक्सचर बन गया एक, जिसमें मेरे पास ए और बी है। तो इन मिक्सचर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कि मिक्सचर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने दे रखे हैं, 0.4 दे रखा है। अब देखो बच्चों ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन बी के आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे, 1 - 0.4, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन आया है मेरे पास निकल के बी के, वो 0.6 आ जाएंगे निकल के। तो मिक्सचर के अंदर जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा पी ए इक्वल्स टू किसके बराबर, पी नॉट ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 75 इंटू कितना, कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ से जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, ये मिक्सचर की बात कर रहा हूँ मैं, अब मिक्सचर में निकाल रहा हूँ। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना आ जाएगा, यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ वी और मोल फ्रैक्शन ऑफ वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 इंटू कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जो मोल यानी जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो निकल के आएगा टोटल मिक्सचर का, यानी पी टोटल, वो कितने बराबर आएगा, वो आ जाएगा पी ए प्लस पी वी के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, mm मरकरी, और ये भी क्या हो जाएगा, mm मरकरी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 45 mm मरकरी आ जाएगा। अब मेरे को निकालनी है कि मोल फ्रैक्शन बी के किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि पी बी इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर फेज, जिसको मैं बोल देता हूँ क्या, बाई बोल देता हूँ इसको। यानी कि बाई की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन पी टोटल। तो देखो पी वी कितना दे रखा है, पी वी दे रखा है मेरे पास, कितना आया था ये निकल के, पी वी 15 आया था। तो 15 अपॉन टोटल कितना आया था, 45। तो यह कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन मुझसे पूछे थे कि बी के वेपर फेज के अंदर वो कितने होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिए क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते थे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 सॉल्यूशन से। तो बच्चों अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हमारे पास जो जो हम वीडियो अपलोड करें, जो भी हमारा पहला नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है ना। थैंक यू।